नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बच्चों, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और हमने 11th में पढ़ रखा है स्केलर्स जो होते हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो उनका जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें वेक्टर लॉज लगाने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही स्केलर्स को हम ऐड करते हैं। तो चार्ज को भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे बच्चों। तो चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां चार्ज हो गई स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों देखते हैं कि चार्ज जो है अगर वो दोनों एक जैसे हैं, चार्ज पार्टिकल एक जैसे हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और वो एक जैसे हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उनके बीच में बच्चों रिपल्सन फोर्स लगता है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर माइनस का है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है बच्चों, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ऑपोजिट टाइप के अगर चार्ज हैं तो इस चार्ज को ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा और ये जो है नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से। तो ध्यान रखना है, लाइक चार्ज अगर है, एक जैसे चार्ज है तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है और अगर ऑपोजिट काइंड के चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यहां नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बच्चों। चार्ज अगर रेस्ट में है, जैसे ये मान लो कोई बॉडी है और ये रेस्ट में है, तो ये अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और अगर मान लो पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है और उसमें हम इसको रख देते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है। मतलब रेस्ट में अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को ही एक्सपीरियंस करता है। रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रख दिया तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है बच्चों। यहां एक चीज और बता दूं कि चार्ज अगर है तो मास भी होता है, क्योंकि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब मास अगर है तो 11th में हमने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मास है तो वो अपने सराउंडिंग रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मूव कर रहा हो। तो वो ग्रेविटेशनल वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो देखिए, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को ही एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि यार अगर मान लो चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है बच्चों। ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर ये चार्ज हमारे पास है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा बच्चों। ठीक है। और दोनों ही टाइप के फोर्सेस को ये एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, उसमें वेलोसिटी है लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है और वेरिएबल वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब अगर उसकी एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ साथ वो एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एमिट करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट करता है। तो ध्यान रखना है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एमिट करता है। और ये हम चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसका नाम ही क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पर डिटेल में हम देखेंगे कि एक एक्सेलरेटेड मोशन में अगर कोई चार्ज है तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम तरफ से हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अभी हमने बात करी थी कि चार्ज जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब चार्जेस का जो हम एडिशन करते हैं नॉर्मल अलजेब्रा की तरह हम करते हैं। देखिए, हमारे पास में मान लो कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इस पर यहां पर +5 कूलम चार्ज है, यहां -3 कूलम चार्ज है, यहां +5 कूलम चार्ज है। अब इस सिस्टम का अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, नेट चार्ज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें जितने भी चार्जेस हैं उन सब का हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो यहां पर +5 कूलम, -3 कूलम,
प्लस 5 कूलम। तो बच्चों 5 और 5 10, ये माइनस का है, तो यहां पर प्लस 7 कूलम चार्ज बच गया। ठीक है, तो सिंपल है, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हम करते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन इट। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज जो है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो उसका जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं एक बार कि यार आइसोलेटेड सिस्टम है क्या। तो देखिए बच्चों, मान लो हमारे लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक ग्लास रोड है और ये हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, और इन दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूं सिस्टम। और ये एक सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यहां पर क्या है कि जो भी एक्सचेंज होगा वो इन दोनों के बीच में तो हो सकता है, चाहे वो एनर्जी का एक्सचेंज हो, चार्ज का एक्सचेंज हो, ठीक है, लेकिन बाहर से ना तो कोई मास का एक्सचेंज होगा, ना कोई एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही कोई बाहर से इन पर कोई फोर्सेस लग रहे हैं, ना चार्ज एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो इसका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। इसको हम समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये ग्लास रोड जो है वो इनिशियली न्यूट्रल है, ये भी अनचार्ज है और ये भी अनचार्ज है। तो हमारे इस पूरे सिस्टम का इनिशियल चार्ज कितना है वो हम देखते हैं। क्यू इनिशियल कितना हो गया, ये अनचार्ज है तो इस पर भी जीरो नेट चार्ज, इस पर भी जीरो, तो सिस्टम का, पूरे सिस्टम का कितना हो गया बच्चों, जीरो चार्ज हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इस ग्लास रोड को सिल्क से रब कर रहे हैं तो क्या होगा कि इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव आएगा। मान लेते हैं कि इसमें प्लस 5 कूलम चार्ज आ गया और इसमें माइनस 5 कूलम चार्ज आ गया। तो आफ्टर रबिंग इस सिस्टम का टोटल चार्ज, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज है प्लस 5 कूलम और इस पे चार्ज है माइनस 5 कूलम। टोटल चार्ज अभी भी हमारे सिस्टम का जीरो ही है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग चार्ज कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो हमारे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा था बच्चों। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है बच्चों, अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों, यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, जैसे 92 यूरेनियम 238। इसका जब अल्फा डिके होता है बच्चों, तो ये अल्फा डिके क्या होता है न्यूक्लियस वाले चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। अभी फिलहाल आप समझो कि जब इस यूरेनियम का डिके होता है, डिके का मतलब आप समझो कि ऐसे कि टूट रहा है, तो अल्फा डिके जब होता है तो यहां इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा और ये 4 कम हो जाएगा। तो यहां हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो 92 नहीं, तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेंगे वो मिलेंगे 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 प्लस कुछ एनर्जी हमें मिलती है बच्चों। तो देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं इसमें कि इसका डिके होने से पहले जितना चार्ज था, डिके होने के बाद इन सब के चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो देखो हम देखते हैं अब इसका चार्ज कैसे फाइंड करें। इस न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो इस न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है। तो अब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, तो मैंने आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा ZXA 11th में, और बाकी मैं आपको बता दूंगा न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। किसी भी एटम के अंदर उस जितना, ये क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर है उसका, और ये उसका मास नंबर है।
जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और ये ए जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। इनको न्यूक्लियन नंबर भी अपन बोल देते हैं बच्चों। तो यहां पर यूरेनियम जो है, उस यूरेनियम में कितने प्रोटॉन्स हैं बच्चों, 92। एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ई के इक्वल, और ये वो वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों यहां इस यूरेनियम पर कितना चार्ज है इनिशियल, क्यू इनिशियल कितना हो गया, 92 तो प्रोटॉन्स है, और एक प्रोटॉन पर चार्ज ई के इक्वल है, तो 92 ई चार्ज हो गया। अब हम देखते हैं कि डिके होने के बाद में इस सिस्टम का चार्ज कितना है, तो क्यू फाइनल, तो बच्चों इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 90, एक प्रोटॉन पर चार्ज ई, तो इसका टोटल चार्ज 92 ई इस न्यूक्लियस का, और इसका कितना हो जाएगा अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, तो इसका 2 ई हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 92 ई क्यू फाइनल। तो बच्चों जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल है, तो क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। मतलब जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है उनमें भी चार्ज कंजर्व है, तो चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बात कर रहे हैं। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम बच्चों। मान लो ये पार्टिकल है बच्चों, इस पर कुछ चार्ज है, और चार्ज है तो इसमें मास भी है। अब ये रेस्ट में है, अब ये मूव कर रहा है मान लो, और बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो अप्रोच कर रही है लाइट की स्पीड को, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो उस सिचुएशन में भी इसका चार्ज उतना ही रहेगा जितना रेस्ट में था, लेकिन इसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा इसका, जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, जितना रेस्ट में चार्ज है उतना ही मोशन में चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों मास इनवेरिएंट नहीं होता है। ये चीज आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझेंगे कि मास जो है वो इनवेरिएंट होता है, और जब वो मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो उस टाइम में उसका मास कितना होगा, रिलेटिविस्टिक मास, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। और m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां m नॉट क्या है, उस पार्टिकल का रेस्ट मास है, v क्या है बच्चों, उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, c क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। अब इस फॉर्मूले से हम, और ये m क्या है, उसका रिलेटिविस्टिक मास हो गया, रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास का मतलब है कि जब वो इस स्पीड से मूव कर रहा है तब उसका मास कितना है। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं, ध्यान रखना है कि अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड अप्रोच कर रही है लाइट की स्पीड को, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ते 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 लाइट की स्पीड के बराबर होगी। एक बार मान लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट एक बार मान के देखते हैं क्या होता है। तो देखो, अगर मान लें इफ v इक्वल टू c है, अगर ये वेलोसिटी c के इक्वल होगी तो v स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m नॉट रूट c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 0, m नॉट अपॉन 0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब उसका रिलेटिविस्टिक मास कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट है मास, अगर इनफाइनाइट है इसका मतलब उसको उस स्पीड से मूव कराने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, क्योंकि मूव कराने के लिए एनर्जी तो चाहिए, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। अब इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो हमने माना है वो भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। हमने क्या माना है कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर। तो ध्यान रखना है, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब यहां एक चीज और देखते हैं हम, और वो है हमारा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के चार्ज और उसके मास के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। मतलब ये एक रेशियो होता है चार्ज और मास का। ठीक है बच्चों, Q अपॉन m को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों,
इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर केजी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो बता रखी है मेरे बच्चों को, A1 T1। मास की क्या होती है बच्चों, M1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, M-1 L0 T1 A1। ये जो स्पेसिफिक चार्ज है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो स्पेसिफिक चार्ज भी आपको ध्यान रखना है। यहां एक चीज बता देता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका चार्ज तो इनवेरिएंट है, चार्ज तो चेंज नहीं होगा, मास चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से स्पेसिफिक चार्ज जो है वो इनवेरिएंट नहीं है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें मास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम समझने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, चार्ज जो है उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है, मतलब चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो सकती है वो होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। ठीक है बच्चों, दोनों का चार्ज इक्वली होता है बट एक का प्लस और एक का माइनस। मतलब चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब हम क्वांटाइजेशन को समझते हैं। तो देखो, हमने समझने के लिए दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, चार्ज करना चाहते हैं। चार्ज करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इन दोनों को अपन आपस में रब कर रहे हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कम से कम मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तो इधर से इधर जा रहा है तो इस पर चार्ज कितना जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और इस पर कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्योंकि प्लस क्यों है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मान लो दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2e। इस पर कितना चार्ज आएगा, -2e। अगर मान लो n नंबर फुल इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो इस पर कितना चार्ज हो गया, +ne, और इस पर कितना हो जाएगा, -ne। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की वैल्यू है वो ±ne होती है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है बच्चों। इंटीजर मल्टीपल का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1.5 गुना, 3.5 गुना, ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है वो 1/3e, 1/4e ऐसे पॉसिबल फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, इट मीन्स चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होती है। तो Q इज इक्वल टू ±ne, जहां n क्या है, एक इंटीजर नंबर होता है। अब बच्चों, ये कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है इसका पता जो है वो सबसे पहले बता तो फैराडे ने दिया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई जो है वो मिलिकन ने किया था अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो कई बार पूछ लेता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, तो ध्यान रखना आपको, मिलिकन ने किया था 1912 के अंदर। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन 1912। अब ये सब को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे बेटा, इंडिया में करेंसी जो है उसकी मिनिमम अभी 1 रुपये चल रहा है। पहले किसी टाइम पे जब हम छोटे थे 50 पैसे पे चला करते थे, 25 पैसे पे चलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मिनिमम जो है वो 1 रुपये चल रहा है। तो आप किसी से लेन देन करते हैं तो आप उसको 1 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपये दे सकते हैं, 3 रुपये दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। अभी आप उसको 1.25 रुपया या 1.5 रुपया नहीं दे सकते क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चलन में नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही हम जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे बच्चों। इसी को हम बोल रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। यहां एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज ऑलवेज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हम थोड़ी सी क्वार्क्स की बात कर लेते हैं। यहां पे क्वार्क क्या होते हैं उसको हम देखते हैं बच्चों। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी क्वार्क से बने होते हैं। अब क्वार्क जो होते हैं वो
दो टाइप के हैं, जनरली दो टाइप, बाकी अदर टाइप भी होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क्स। तो यहां पर क्वार्क्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे ये प्रोटॉन है हमारे पास और ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो प्रोटॉन जो होता है वो अप क्वार्क, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन जो होता है वो एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से बना होता है। अब जो क्वार्क्स होते हैं उन पर जो चार्ज होता है बच्चों, तो अप क्वार्क जो है उस पर जो चार्ज है वो +2, उस पर जो चार्ज होता है बच्चों वो +2/3e होता है, और जो डाउन क्वार्क है बच्चों उस पर जो चार्ज होता है वो -1/3e होता है, ठीक है। तो क्वार्क्स पर चार्ज पॉसिबल है, लेकिन बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर रहे हैं ना यार, तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है, जब चार्ज करते तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा फ्रैक्शन में जो चार्ज है वो क्वार्क्स पर पॉसिबल है। अब यहां देखो प्रोटॉन का चार्ज अपन फाइंड करते हैं। तो देखो प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क होते हैं, 2, और एक डाउन क्वार्क होता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज अगर फाइंड करें अपन, प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, दो अप क्वार्क हैं तो 2/3e प्लस 2/3e और -1/3e, क्योंकि इसमें एक डाउन क्वार्क होता है। इन दोनों को आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 LCM आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, एक गया 3e, e से e कट गया तो e के इक्वल चार्ज आ गया बच्चों। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम बात करें डाउन क्वार्क की, तो डाउन क्वार्क में क्या होता है, एक एग्जैक्टली हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो बच्चों न्यूट्रॉन जो है उसमें 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। यहां न्यूट्रॉन का अगर चार्ज फाइंड करें अपन, तो देखिए एक अप क्वार्क है तो अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, +2/3e, डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, -1/3e, तो -1/3e -1/3e, क्योंकि 2 डाउन क्वार्क होते हैं, तो -1/3 -1/3 -2/3 -2/3 ये +2/3, तो कितना चार्ज आ गया, 0। तो ऐसे करके हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन का चार्ज E के इक्वल होता है। ऐसे हम डाउन क्वार्क और अप क्वार्क की हेल्प से हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है जब हम ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं, तो ये चीज आपको साइड में ध्यान रखनी है। आपको फिलहाल यही ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और बता देता हूं कि बच्चों चार्ज जो होता है वो ऑलवेज रिलेटेड होता है मास से, ठीक है ना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना चार्ज के मास हो सकता है बच्चों। जैसे न्यूट्रॉन है हमारा, न्यूट्रॉन का मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है कि जिस पे चार्ज तो है और मास नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चार्ज ऑलवेज एसोसिएट रहता है मास से। आगे हम देखते हैं मास और चार्ज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनको हम देखते हैं बच्चों। तो देखिए चार्ज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, मतलब चार्ज किसी बॉडी पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। लेकिन मास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, अभी अभी हमने बात करी है, लेकिन मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं है। अभी तक पता नहीं है, इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि मास क्वांटाइज्ड है या नहीं है। मास की कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है चार्ज क्वांटाइज्ड है लेकिन मास इज नॉन टू बी क्वांटाइज्ड, मास की कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो ऑलवेज कंजर्व होता है, हमने पिछली प्रॉपर्टीज में देखा है। मास कंजर्व नहीं होता है बच्चों, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसको डेल्टा एम सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि
चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, हमने पढ़ा कि चाहे कितने भी स्पीड से मूव कर ले, रेस्ट में रहे, तो भी उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन मास चेंज हो जाता है, तो मास इनवेरिएंट नहीं है बच्चों। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्टिव बच्चों। लेकिन अगर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और उनका कुछ मास है और मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये चार्ज और मास में कुछ डिफरेंसेस है बच्चों। इसके बाद में हम जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बच्चों, उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू जनरेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। देखो, हम 1 कूलम चार्ज जनरेट करना है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इधर से इधर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें कि इस पर चार्ज आ जाए +1 कूलम और इस पर चार्ज आ जाए -1 कूलम। तो चार्ज हमें दे रखा है 1 कूलम, चार्ज कितना चाहिए 1 कूलम, वो प्लस का भी हो सकता है माइनस में, और पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, क्वांटाइजेशन फॉर्मूले को यूज कर लो बच्चों, Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। C से C कैंसिल हो गया बच्चों, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, 10/16, और ये 19 है ऊपर जाके +19, +19 की एक जीरो मैं इधर लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 18। अब बच्चों ये कितना हो गया 50/8, 25/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ध्यान रखना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज हमें पॉजिटिव करना है तो उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, और अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे बच्चों। अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, when 10 की पावर 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it। एक न्यूट्रल मेटल प्लेट है बच्चों, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसमें से n इज इक्वल टू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, तो सिंपल है, Q इज इक्वल टू Ne, n कितना है 10 की पावर 19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बच्चों उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। 10 की पावर 19 से +19 कैंसिल हो गया तो +1.6 कूलम उस पर चार्ज आ गया, +1.6 कूलम, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम पॉसिबल, कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज पॉसिबल है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे, हमें देखेंगे कि यार इतना कूलम अगर उस पर चार्ज है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो एक इंटीजर नंबर आ जाता है तो इतना चार्ज पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं आता है तो नहीं पॉसिबल है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। चार्ज कितना दे रखा है बच्चों हमें 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। अब हम n फाइंड करने, अगर ये n इंटीजर है तो एक चार्ज पॉसिबल हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए हमें पता है Q इज इक्वल टू Ne, तो n इज इक्वल टू Q/E। यहाँ पर 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल बच्चों, तो कितना हो गया ये 58/16। अब -18 से -18 कट गया, एक पावर बचेगी माइनस की, ऊपर जाके प्लस की, तो ये 580 हो गया। इसको हम और सोल्व करें, कैंसिल करें 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 290/8, ठीक है। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 8 3 जा 24 और 5 8 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36.25 n की वैल्यू, ठीक है।
इसकी वैल्यू आएगी 36.25। अब बच्चों ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट पर ये जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं बच्चों कि 75 kg इलेक्ट्रॉन्स है, उन पर टोटल चार्ज कितना है। ये फाइंड करने के लिए सबसे हम देखेंगे कि यार उस 75 kg में 75 kg में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, वो हमने फाइंड कर लिया तो चार्ज फाइंड कर लेंगे क्वांटाइजेशन को यूज करके। तो देखो हम मान लेते हैं कि 75 kg में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो टोटल मास हमें दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है तो n का कितना हो जाएगा, मिला के 75 हमें दे रखा है बच्चों, 75 किलोग्राम। तो हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 75 किलोग्राम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो 75 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 75 अपॉन 91, और ये पॉइंट अगर मैं हटा दूंगा यहां से तो यहां हो जाएगा 750, ठीक है। और ये इंटू 10 की पावर प्लस का 31 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम देखते हैं चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne। n की वैल्यू कितनी है, 750 अपॉन 91 इंटू 10 की पावर प्लस 31 इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 बच्चों। अब यहाँ पर इस 1.6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से ये गायब हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 16 अपॉन 91, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू देखो 10 के पावर प्लस 31 माइनस 19, कितना आ गया 10 की पावर 12। अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 5 जा 80 और ये 16 7 जा 112 और 8 120 अपॉन 91 इंटू 10 की पावर 12। ये आपके पास चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कूलम में इतना चार्ज आ जाएगा 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इन 1 मोल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस। अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो 1 मोल में कितने उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहां हम देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन उसका, नंबर ऑफ molecules of H2 in 1 mole। 1 मोल में H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बच्चों, वो हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल में इतने H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें पता है बच्चों कि H2 का मॉलिक्यूल है, अगर H2 का एटम होता है, हाइड्रोजन का अगर एटम होता है तो 1H1 लिखते हैं, उसमें 1 प्रोटॉन है, तो मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब बच्चों और 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया हमारे पास और उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे बच्चों, n की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम चार्ज फाइंड करेंगे, सिंपल है, Q इज इक्वल टू Ne, n की वैल्यू हमारे पास है बच्चों ये, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, 1.6 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है, माइनस 19 है, प्लस का 4 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
3.2 इंटू 6.023, यह आ जाएगा बच्चों 19.27, 19.27 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। अब बच्चों अगर मैं पॉइंट को, हमें पूछा है मेगा कूलम में, हमें पूछा है मेगा कूलम में, तो मैं मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो अगर मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा तो 10 की पावर 6 अपने आप आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1927 इंटू 10 की पावर 6 कूलम। 10 की पावर 6 पॉजिटिव 6 होते तो मेगा बोलते हैं, -6 होते तो माइक्रो बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1927 मेगा कूलम। तो एक मोल अगर न्यूट्रल मोलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो उसमें बच्चों इतना मेगा कूलम ही पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल दे रखा है अपने को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे और न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड कोई 2-4 हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। थैंक यू।